छोटी बहू के जूठे बर्तन हम क्यों धोएं। आज बहुत तेज बारिश हो रही थी। सारे रास्ते और गलियों में पानी से सराबोर हो चुके थे। शाम का समय था, ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी। हर किसी को घर जाने की जल्दी थी। इस कारण से सड़कें और ज़्यादा जाम हो गई। राघव और उसकी पत्नी रश्मि बाइक पर थे। जैसे तैसे अपनी बाइक को चलाते हुए राघव गलियों में से निकाल कर अपने घर तक पहुंचा था, पर दोनों ही पूरी तरह से भीग चुके थे। जैसे ही दोनों घर में घुसे, रश्मि की नज़र बाहर सूखते अपने कपड़ों पर पड़ी, जो सूख क्या रहे थे बल्कि पानी में पूरी तरह से नहा चुके थे। और सबसे बड़ी बात, वहाँ सिर्फ रश्मि के कपड़े थे, घर के बाकी सारे सदस्यों के कपड़े अंदर जा चुके थे। ये देखकर रश्मि को बहुत गुस्सा आया, पर बोले क्या। आते ही घर की शांति भंग करना अच्छा नहीं लगा। घर में सास ममता जी, जिठानी रीतू, ननद शालू सब थे, लेकिन किसी ने भी उसके कपड़े उठाना ठीक न समझा। अभी दोनों घर में अंदर आने को ही थे कि इतने में जिठानी रीतू ने आकर रुका। अरे अरे, अंदर कहाँ चले आ रहे हो दोनों? पूरी तरह से तो भीग चुके हो, कपड़ों में से पानी रिस रहा है। तुम लोग पीछे के दरवाजे से आओ ताकि फर्श गंदा ना हो। दोनों को भी इस बात से कोई समस्या नहीं थी, तो दोनों पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल हुए। पीछे के दरवाजे से दोनों का कमरा बिल्कुल नज़दीक होता था, साथ ही बाथरूम भी। पर कपड़े लेने तो कमरे में ही जाना पड़ता है ना। आखिर राघव ने शालू को आवाज़ लगाई, शालू ज़रा मेरे कपड़े ला दे। उसकी बात सुनकर शालू ने जवाब दिया, जी भैया अभी लाई। शालू फटाफट तरुण के कपड़े ले आई और राघव उन्हें लेकर नहाने बाथरूम में चला गया। रश्मि ने शालू की तरफ देखा और कहा, शालू जी मेरे भी कपड़े ला दीजिए ना। सुबह जाते समय मैंने अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल पर ही रख दिए थे, ताकि अगर शाम को बारिश में भीग जाएं तो किसी को कपड़े ढूंढने में परेशानी ना हो। शालू ने रश्मि की तरफ ऐसे देखा जैसे रश्मि ने उसके हिस्से की प्रॉपर्टी मांग ली हो। मुंह बिगाड़ते हुए बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आप खुद जाकर ले लो। वैसे भी ननद को काम नहीं बताते, पता नहीं आपको। शालू टका सा जवाब देकर चली गई और रश्मि अपना सा मुँह लेकर चुप रह गई। खैर थोड़ी देर बाद राघव नहा कर निकला, तब तक रश्मि वहीं खड़ी रही। राघव अंदर जाने लगा, तब रश्मि ने कहा, राघव जी मेरे कपड़े ड्रेसिंग टेबल पर ही रखे हैं, प्लीज़ आप ला दीजिए ना, ताकि मैं भी नहा कर कपड़े बदल लूँ। ठंड सी लग रही है। राघव अंदर कमरे में गया और रश्मि के कपड़े लाकर उसको दे दिए। साथ ही साथ काम भी बोल दिया, मेरे कपड़े भी धोकर सुखा देना। रश्मि फटाफट बाथरूम में गई और अपने कपड़े वहाँ रखे। उसके बाद बाहर जो कपड़े रस्सी पर सूख रहे थे उन्हें उतार कर लाई। नहा कर अपने और राघव के कपड़े धोकर पीछे बालकनी में रखी हुई वॉशिंग मशीन में सुखाकर अंदर कमरे में ही ले आई और अपने कमरे में ही 3-4 नाड़ों को जोड़कर उसकी एक रस्सी बनाई और उसे खिड़की से दरवाजे तक बांधकर उस पर कपड़े सूखने के लिए डाल दिए। अभी अपने बालों को सुखा ही रही थी कि तब तक रीतू उसके कमरे में आई और उससे बोली, मैडम अगर तुम्हारा बनना ठंडा हो गया हो तो रसोई में आकर तुम्हारे लिए पकौड़ी तल लो। सब लोगों को तो मैंने चाय पकौड़ी बनाकर खिला दी है, अब खुद के लिए तो तुम बना लो। यहाँ दिन भर घर के काम करके मैं थक गई हूँ और मेरी भी गर्म पकौड़ी खाने की इच्छा है। मैंने अपने लिए बना ली है, तुम अपने लिए बना लो। उस पर तन कस के रीतू तो अपने कमरे में निकल गई। रश्मि को बुरा तो बहुत लगा कि अगर सबके लिए पकौड़ी बन चुकी थी तो मेरे लिए भी बना देते। पर इस घर में बोलने का कोई फ़ायदा नहीं था। वो इस घर की छोटी बहू थी, इसलिए किसी को काम के लिए नहीं बोल सकती थी। पर हाँ, घर का कोई भी सदस्य उससे कोई भी काम करवा सकता था। भूख तो बहुत लगी थी, ऊपर से ठंड भी लग रही थी, तो गर्मा गर्म चाय पीने की इच्छा भी थी। आखिर अपने बालों को बांधकर खुद ही रसोई में आई और अपने लिए पकौड़े तलने लगी। तब तक चाय भी ठंडी हो चुकी थी। पकौड़ी तलकर खुद की चाय गरम कर अपने कमरे में ले आई। अभी पहली पकौड़ी अपने मुंह में रखी ही थी, कितने में सास ममता जी कमरे में आ गई और आते ही कमरे में कपड़े सूखते देखकर बोली, और कोई जगह ही नहीं मिली तुझे कपड़े सुखाने के लिए? यहाँ कमरे में कपड़े फैला रखे हैं और किससे पूछकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल की? पता है ना इस बार बिजली का बिल कितना आया है? पर तुझे क्या, तुझे तो ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत हो गई है। बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, आराम से बाहर घूम फिर कर आ जाती है और फटाफट से चाय नाश्ता ख़त्म कर और खाने की तैयारी कर। शाम के खाने की और रसोई की तेरी जिम्मेदारी है, कहकर ममता जी जितनी तेज़ी से कमरे में आई थी उतनी तेज़ी से निकल भी गई। ऐशो आराम ये शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। क्या सचमुच उसकी ऐशो आराम की ज़िंदगी थी? इतनी ऐशो आराम की ज़िंदगी की तो उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। सुबह 5 बजे से काम में लगी होती है, जिसकी रात 11 बजे तक फ्री होती है। क्या इसे ऐशो आराम कहते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो छोटी बहू थी
घर की बड़ी बहू को तो ये लोग काम में मदद भी कर देते थे, और तो और वो दिन में फिर भी आराम कर लेती थी। पर उसे आराम कहाँ, क्योंकि वो तो जॉब भी करती थी, और उस जॉब के लिए भी कहा जाता था कि अपने लिए करती है, हमारे लिए थोड़ी ना, जबकि वो भी बराबर घर में खर्चा करती थी। ससुर थे नहीं घर में, सास जेठ जेठानी राघव और रश्मि और शालू ही थे। शालू की भी पढ़ाई चल रही थी, तो उसकी पढ़ाई का खर्चा, साथ ही उसकी शादी के लिए भी पैसे इकट्ठे करने थे। 7 महीने पहले ही दोनों भाइयों की शादी हुई थी। जेठानी और उसकी शादी में सिर्फ 1 महीने का अंतराल था। अभी तो उसका भी कर्जा नहीं चुका था, ऊपर से घर खर्च, सास की दवाइयाँ आदि। दोनों भाइयों पर इतना बोझ देखकर रश्मि ने जॉब करना पसंद किया, जबकि बड़ी बहू ने घर संभालना। लेकिन फिर भी रश्मि की मेहनत को कुछ भी नहीं माना जाता। रश्मि के किसी भी काम को कोई हाथ नहीं लगाता, क्योंकि वो छोटी थी। उसका काम करने में सबको बेइज्जती महसूस होती थी। यहाँ तक कि अगर उसके जूठे बर्तन भी रखे होते थे तो कोई उसे धोना पसंद नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उन लोगों का पद बड़ा है, तो छोटी बहू के बर्तन हम क्यों धोएं। कई बार सुबह जल्दीबाजी में अपने जूठे बर्तन छोड़ जाती तो आकर उसे ही धोने पड़ते। तब तक वो जूठे बर्तन यूं ही सिंक में रड़ते रहते। लेकिन दोहरी मार से रश्मि परेशान हो चुकी थी। घर के काम साथ ही जॉब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। राघव से कहती तो एक ही जवाब मिलता, और भी तो औरतें जॉब के साथ घर संभालती हैं, तुम कुछ अनोखा तो नहीं करती। तुम्हें तो कुछ होना चाहिए कि इस घर में तुम्हें कम से कम इतने लोग सपोर्ट करते हैं, वरना बहुत सी औरतें अकेले ही सब करती रहती हैं। उसकी बात सुनकर वो अपना सब मुंह लेकर रह जाती। घर में वो अपनी मर्जी से मेड लगा भी नहीं सकती थी। एक बार मेड लगाई थी, लेकिन घर की बाकी की तीनों महिलाओं ने उसे इतना परेशान किया कि 1 घंटे में ही उसने हाथ जोड़ दिए। ऊपर से आए दिन सुनाए जाने वाले ताने, अब तो उसकी बर्दाश्त की सीमा बाहर हो रही थी। आखिर रश्मि उठकर रसोई में खाने की तैयारी करने गई, लेकिन ये क्या, गंदे बर्तनों का तो अंबार लगा हुआ था। कुछ देर तो वहीं छिटक कर उन पर बर्तनों को देखती रही, पर फिर सोचा कि करना तो उसे ही है, तो पहले बर्तन धोने लगी। बर्तन धुल जाने के बाद खाना तैयार किया। तब तक रितु उठकर आई और उसने सबको खाना परोस दिया और खुद भी खाना खाने बैठ गई। सबके खाना खाने के बाद रश्मि ने पहले रसोई साफ़ की, दोबारा सारे बर्तन धोए और फिर अपना खाना लेकर कमरे में आ गई। देखा तो राघव सो चुका था। उसे चैन से सोता देखकर एक पल के लिए मन में ख्याल आया, कम से कम मुझसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी तो राघव की है। बस बाहर कमा कर लाओ और घर में पका पकाया सब कुछ मिल जाता है। हम औरतों ने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दोहरी जिम्मेदारी तले दबे जा रहे हैं। पहला निवाला मुंह में डालते ही आंखों में आंसू झलमिला गए। आखिर ऐसी ज़िंदगी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। खैर, कुछ सोचकर रश्मि ने अपना खाना खाया और बर्तन ले जाकर उन्हें धोकर रख दिए। वापस आकर अपने कमरे में सो गई। दूसरे दिन सुबह उठी और नियमित रूप से घर के काम करने लगी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे। उस समय ऑफिस जाने का वक्त होने लगा, लेकिन अभी तक वो तैयार नहीं हुई थी, बल्कि उस समय तो अखबार लेकर पढ़ने बैठ गई। ये देखकर राघव ने कहा, रश्मि जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे कारण मैं भी लेट हो जाऊंगा। अरे इसे कहाँ बोल रहे हो, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है तो भला कहाँ क्या ध्यान देगी कि पति को ऑफिस को लेट हो रहा है या नहीं। उसके बोलने से पहले ही ममता जी बोल पड़ी। शालू ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। अरे भाभी की तो ऐश ही ऐश है, बाहर घूम फिर कर आ जाती है और घर में भी काम नहीं करना पड़ता। उसकी बात सुनकर रितु भी हंस दी। ये देखकर रश्मि बोली, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ, आप अपना नाश्ता ख़त्म करो और चले जाओ। क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? बेवजह छुट्टी क्यों कर रही हो? पैसे कटवाने में मज़ा आता है क्या? राघव ने एक साथ सवाल दाग दिए। नहीं राघव जी, मैंने जॉब छोड़ने का फैसला कर लिया है। रश्मि के कहते ही सबके हाथ अपनी जगह की जगह रुक गए और राघव बोला, क्यों, जॉब क्यों छोड़ रही हो? वो क्या है ना राघव जी, मैं इतने ऐशो आराम अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए। रश्मि ने मुस्कुराते हुए कहा। अब तक 3 लोगों की तनख्वाह घर में आती थी, लेकिन अब 2 लोगों की ही आई। अचानक सारे खर्चे दिमाग में घूमने लगे। तब ममता जी बोली, बहू तुमने अचानक ये फैसला क्यों ले लिया? भला कोई सुविधाओं को छोड़कर कैसे रह सकता है? रश्मि ने मुस्कुराकर ममता जी की तरफ देखा और कहा, कौन सी सुविधाएं माँ जी? वो सब सुविधाएं तो आप लोगों के लिए हैं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। वॉशिंग मशीन में पूरे घर में कपड़े धुल सकते हैं, सूख सकते हैं, सिवाय मुझे छोड़कर, क्योंकि बिजली का बिल आता है। अगर किसी काम के लिए कह दूं तो फट से कह दिया जाता है कि हम तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना है। बाहर बारिश में सबके कपड़े उठकर अंदर आ जाएंगे, पर मेरे कपड़ों को तो कोई हाथ भी नहीं लगाता। दिन में आप लोग तो आराम कर लेते हो, पर मैं सुबह 5 बजे से रात तक काम में लगी रहती हूँ। उसे आप ऐशो आराम और सुविधा कहते हो? उसकी बात सुनकर राघव बोला, ठीक है, मानते हैं काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा है, तो सब लोग मिलजुल कर लेंगे ना। तुम्हें नौकरी छोड़ने की क्या ज़रूरत है? पता है ना अभी पैसों की कितनी ज़रूरत है। शालू की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे इकट्ठा करना है, कर्जे चुका रहे हैं, माँ की दवाइयाँ, घर का खर्चा।
क्या सबकी जिम्मेदारी मेरी है? तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? मैं अकेली दोहरी मार क्यों झेलूं? जब आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रहे हो? और कोई आप अकेले अनोखे थोड़ी ना हो जो घर खर्च उठा रहे हो। और भी तो मर्द हैं जो अपने घर के खर्चे खुद उठाते हैं। अरे आपको तो फिर भी बहुत सपोर्ट है कि आप दोनों भाई मिलकर कमाते हो। अपनी ही कई बातों को आप अपने ऊपर आते देखकर राघव चुप हो गया। किसी से कुछ कहते भी नहीं बना। रश्मि तो वैसे भी सबके लिए बुरी थी और बुरी बन गई, पर आती हुई लक्ष्मी को घर में कौन मना करे। इसलिए ममता जी अब मेड लगाने को तैयार हो गई। यहाँ तक कि शाम के खाने में भी अब रश्मि के साथ मिलजुल कर मदद कराई जाने लगी। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अपने कमेंट करके भी ज़रूर से ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।